जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। साथियों आइए, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डीएलएड 75 क्वेश्चन पर आधारित वीडियो, पहला मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आया हूं। इसके पहले जो भी वीडियो डीएलएड पर मैं डालता था वो सारे वीडियो व्यक्तिगत था, जैसे जॉन डीबी, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके व्यक्तिगत जो उनके विचार थे, शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका दर्शन था, जो उनकी खोज थी, उसी पर मैं वीडियो डाल रहा था। लेकिन इस वीडियो में समावेश किया हूँ, सभी को मिला करके मैं प्रैक्टिस सेट पहला बना करके डाल रहा हूँ। इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं, थोड़ा सा हाँ देखिए। चलिए पहला सवाल, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में परिभाषित किया जाता है? देखिए, पहला है बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर, दूसरा है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर, तीसरा है एक सब व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर, चौथा है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। यही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति में परिवर्तन ला दे, उसे ही सर्वोच्च शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित हम करेंगे, व्यक्ति में परिवर्तन लाना। चलिए पहला दूसरे 25 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल का समावेशन यहाँ पे किया गया है। देखिए, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन का डेफिनेशन क्या है, उसे कैसे हम परिभाषित करते हैं? तो चलिए, पहला है जीवन की तैयारी के रूप में, दूसरा नंबर विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में, चौथा अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सब लगेगा ही, सब लग रहा है, ऑप्शन सब लग रहा है कि कुछ न कुछ सही है, लेकिन सबसे सटीक यही है कि अब अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, टीचर हो, जो भी हो, वो अपने अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करके आज दुनिया में अपने ज्ञान को बिखेर रहे हैं, दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, उसे ही कहते हैं, उसे ही शिक्षा के क्षेत्र में उसे ही परिभाषित हम करते हैं। अर्थात शिक्षा का वही सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तीसरा नंबर, चलिए इसमें कह रहे साथियों, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। उद्देश्य जो शिक्षा का, उस स्रोत कहाँ से, उसका मूलभूत कहाँ से स्रोत है? मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको, देखिए सब ऑप्शन लग रहा है कुछ न कुछ मिला जुला है, कुछ न कुछ ऑप्शन सब सही लग रहा है, सटीक लग रहा है, लेकिन इतना जान लीजिए शिक्षा के उद्देश्यों का जो मूलभूत स्रोत है वो मानव अनुभव है। अर्थात ऑप्शन ए है, मानव जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है और उसी से जो दुनिया के बीच में वो ज्ञान को रखता है, उसे ही शिक्षा के उद्देश्य और उसका मूलभूत स्रोत यही कहलाता है कि मानव अनुभव ही श्रेष्ठ है। चलिए तीसरे के बाद चौथा में चलते हैं। चौथा है शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए। शिक्षा को जो लक्ष्य है उसका हम निर्धारण तो करेंगे, उसमें प्राथमिक दायित्व निर्वाहन किसे किया जाना चाहिए? शिक्षकों को, प्रशासकों को, पाठ्य पुस्तक लेखक को, समाज को। साथियों सब लगेगा कि सबको करना चाहिए, लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इसलिए समाज। अर्थात समाज किसे कहते हैं? समाज में ये सब आ जाएगा, ये भी शिक्षक भी आएगा, प्रशासक भी आएगा और लेखक भी आएगा, सब इसी समाज में आएगा, अर्थात समाज। तो किसे करना चाहिए? समाज को, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जैसी समाज, जिस समाज में बच्चे रहते हैं और उस समाज का ढांचा जैसा रहता है, उसी तरह का वो बच्चा नए इंफॉर्मेशन, नए युग की तैयारी करता है, नए युग में अपने आप को ढाल पाता है। चलिए 4 नंबर का हो गया, 5 में चलते हैं। 5 का है साथियों, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, शिक्षक के द्वारा, सामान्य व्यक्ति के द्वारा, विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न, जरा सा वो क्वेश्चन को ऊपर करना होगा, हाँ देखिए स्पष्ट हो रहा है, विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रिया के द्वारा। देखिए साथियों, मैंने नौनिहाल जो बच्चे हमारे हैं उसके उद्देश्य का निर्धारण हम तभी कर सकते हैं जब ये डी ऑप्शन में आप जाइएगा। विषय वस्तु पर देखिए, उसके बाद कक्षा में संपन्न होने वाली गतिविधि, किस प्रकार की गतिविधि हो रही है, उसके आधार पर तभी हम उद्देश्य की चर्चा कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 6 नंबर सवाल में चलिए, देखिए शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का जो रियल, जो हमारा जो इंटेंशन है, क्या हमारा गोल है, लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है, वो क्या होना चाहिए? उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह। ये क्यों होगा? सिर्फ सर्टिफिकेट आप रखिएगा नहीं। फिर है कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति,
करना। तीसरा है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। साथियों बी ऑप्शन होगा। कौशलों जो हमारे अंदर जो स्किल आई है वो आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना है, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तभी एक नया राष्ट्र और सही राष्ट्र बन सकता है। 6 के बाद 7 में देखिए, इसमें कह रहा है आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में, आधुनिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है उस पर ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पद सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं विवादास्पद है। विद्यालय को मैंने सब सही होगा, एक ठो अनुपयुक्त होगा और विवादास्पद होगा, ये चारों में से। बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना, ये तो सही है। बालकों में पढ़ने लिखने बोलने व सुनने की दक्षताओं का विकास करना, ये भी सही है। बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क करना, अच्छा इस पर विचार कीजिए। देखिए चौथा देख लीजिए थी, बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना, ये भी सही है। देखिए बच्चा जब पढ़ लिख जाएगा, हालांकि ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, बच्चा जब पढ़ लिख जाएगा तो निश्चित है कि उसके अंदर क्या अधिकार हैं वो तो स्वयं वो जान जाएगा। तो हमारा यहाँ प्राइमरी सेक्शन में नौनिहाल बच्चों के लिए हमको इस पर अभी टेंशन नहीं लेना है, हमको ये तीनों सही करना है, अर्थात ये अनुपयुक्त है। अभी छोटे बच्चों के लिए ये अनुपयुक्त है। चलिए अर्थात सी ऑप्शन। 7 के बाद 8 में देखिए चलते हैं। 8 का है थोड़ा सा, हाँ, नर्सरी स्कूल का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है जो नर्सरी स्कूल प्री प्राइमरी इसको बोलते हैं, अर्थात जो बच्चे 1 क्लास के पहले एलकेजी है ना, ये नर्सरी है, फिर एलकेजी है ना, यूकेजी है, तो नर्सरी की बात है। नर्सरी स्कूल का मुख्य उद्देश्य है शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। दूसरा है शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता काज हेतु बाहर चले जाते हैं, ये क्यों रहेगा, इसका क्या जरूरत है। और प्रत्याशी प्रारंभिक शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रदान करना, तो प्रारंभिक शिक्षक जो भी है उसको प्रशिक्षित होंगे, उसको हम क्यों प्रदान करेंगे प्रशिक्षण, ये भी खत्म हो जाएगा। शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना, ये कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये क्या इसमें है, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना, तो विकासात्मक में तो सब आ गया, मनोरंजन भी इसी में आ गया। जैसे सूक्ष्म तथ्यात्मक विकासात्मक, जैसे मान लीजिए चित्र दे देते हैं, उसमें जो बच्चे भरते हैं कलर अलग अलग, मोर हो या पंछी जो भी हो, कुत्ता बिल्ली में रंग भरते हैं, तो सारे विकासात्मक कार्यक्रम अगर उठक बैठक कराते हैं, खिलाते हैं, उछलाते हैं, कुदाते हैं, सरकता है बच्चा, मुट्ठी में लेके गेंद फेंकता है, उसका तो सारा विकास वाला कार्य यही हो रहा है, मनोरंजन भी हो जा रहा था, ये वाला यही इंक्लूड है, तो ए ऑप्शन होगा, सारा यही है। चलिए 8 के बाद 9 में देखिए, 9 में वह विद्यालय जो बालकों में उत्तम आदतों एवं सामाजिक प्रशिक्षण पर बल देता है उसे कहते हैं महाविद्यालय, हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, नर्सरी स्कूल में किंडर गार्डन। ऑप्शन डी सही है। देखिए डी में क्या होता है, नौनिहाल बच्चे रहते हैं, प्री प्राइमरी के बच्चे रहते हैं, यहाँ की जो नर्स होती है, जो बहनें शिक्षिका बहनें होती है, वो बच्चों को गोद में लेकर के बच्चों को खिलाती है और उसे ही बच्चों को सिखाती है, बच्चे इस गेंद को यहाँ फेंको, यहाँ बड़ों को ऐसे सम्मान करो, बड़ों के साथ ऐसा, मे आई कम इन सर, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल, ये सब बोलने की आदत यहीं पे शुरू हो जाती है। अर्थात व्यवहारिक ज्ञान और अनुशासनात्मक जो ज्ञान होती है, किस प्रकार से देश के साथ, बड़ों के साथ इंटरैक्ट, छोटों के साथ इंटरैक्ट, या तो अपनी बराबर के साथ इंटरैक्ट, वो सारा ज्ञान यहीं मिल जाता है। अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये सब यही बच्चे आगे चल के प्राथमिक में, फिर हायर सेकेंडरी और फिर महाविद्यालय में जाते हैं। तो सब कुछ जो बेसिक जो है सारा, जो अनुशासन या प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण, वो सारा यहीं डी में मिल जाता है। इसीलिए नर्सरी व किंडरगार्टन ही बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये स्टेज है। चलिए 9 के बाद 10 नंबर सवाल है साथियों, इसमें करें निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रौढ़ शिक्षा का नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, मनोरंजनात्मक शिक्षा का प्रबंध करना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना, निरक्षरता उन्मूलन। साथियों ध्यान रखिए, प्रौढ़ शिक्षा अर्थात 35 से लेकर के ये 50 तक भी यहाँ पे जो है सो हमारे जो बहनें, जो भाई जो नहीं पढ़ पाए अपने जीवन में, अपने बचपना में, तो वो आकर के यहाँ शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षा अर्थात उन्हें उपचार मिल गया, मैंने जो उसकी बीमारी थी, मतलब शिक्षा नहीं ग्रहण करने का जो कसक उनके मन में था, वो यहाँ उपचार हो गया। मनोरंजनात्मक शिक्षा मतलब मनोरंजन के द्वारा भी शिक्षा प्रदान यहाँ पे किया जा रहा है। जो बच्चे अपने बचपना में वो मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रदान लेते, वो नहीं मिल पाया, तो यहाँ भी उसको मिलेगा। व्यावसायिक शिक्षा, अगर वो इतनी
जानकार हो जाती है वो बड़े लोग, तो उन्हें व्यावसायिक शिक्षा से भी जोड़ा जा सकता है। तो ये तीनों होगा। लेकिन निरक्षरता उन्मूलन, उन्मूलन तो ये क्यों होगा? ये जब पढ़ लिख जाएंगे तो निरक्षरता तो ऑटोमेटिक उन्मूलन होगा। तो हमारा लक्ष्य थोड़े, हमारा लक्ष्य ये तीन हुआ है, इसलिए डी होगा। चलिए अगला है, देखिए बहुत अच्छा है ये। बिहार में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं परख के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? प्रजातांत्रिक मूल्यों जैसे कि बोलने का स्वतंत्रता, कहीं पे घूमने की स्वतंत्रता, जो हमारी है ना अन्याय के विरुद्ध लड़ने की स्वतंत्रता, सरकार से क्वेश्चन करने की स्वतंत्रता, ये सब जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं के संरक्षण एवं परख के लिए निम्न कौन सी कसौटी सर्वथा उपयुक्त है? क्या विद्यालय के विद्यार्थियों अध्यापकों के मध्य मित्रवत व्यक्तिगत संबंध स्थापित हो चुके हैं? जैसे बच्चे और टीचर के बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में दोस्ती जैसा अगर संबंध हो गया तभी वहाँ एजुकेशन सही रहता है। अन्यथा टीचर अगर एक अपने आप को जो घमंडी समझते हैं, और पहले होता भी था, तो वो पीट बैठते हैं, तो वहाँ मित्रवत संबंध नहीं हुआ, तो वहाँ पे शिक्षण कार्य बढ़िया से नहीं होगा। अर्थात ये ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है क्या विद्यालय में सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए छात्रों के विविध एवं संवर्धित अनुभव प्रदान किए गए हैं? ये भी सही है। सामान्य शिक्षा की प्रगति के लिए जैसे कि बच्चों में सामाजिक और जो देश के साथ सामाजिक और राजनीतिक और अनुशासनिक जो गतिविधि होती है वो सारे हो चुके हैं, हमारे विद्यालय में दिए गए हैं क्या? अगर दिए गए हैं तो ये बात सही है। तीसरा है क्या विद्यालय की परिस्थितियाँ अपने छात्रों के ज्ञान एवं आवश्यकताओं को प्रोन्नत करने में सफल हुई है? विद्यालय की जो परिस्थितियाँ है, इन्वायरमेंट है, वो बच्चों में क्या आवश्यकता और ज्ञान ये दोनों देने में प्रोन्नत हो पाई है? अगर हो पाई है तो ये भी सही है। चलिए इसीलिए ऑप्शन डी होगा। अर्थात सभी, देखिए आंसर भी दिख रहा था। अर्थात ये तीनों हमारे विद्यालय में होने चाहिए, तभी जो है सो एक सभ्य बच्चा हमारे विद्यालय से निकल पाते हैं। चलिए 11 के बाद 12 नंबर सवाल है साथियों। देखिए हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपी गुणों में परिवर्तित करना, ठीक है, उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, आदेश एवं आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों का कक्षा में समावेशन करना। देखिए यहाँ पे है हमारी प्रजातांत्रिक शैक्षिक पद्धति जोर देती है आदेश या आज्ञाकारिता जैसे मूल्यों को कक्षा में समावेश करना। आदेश देके आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जैसे मान ली किसी को पीट करके कहिएगा सिर्फ नोट करो याद करो, तो वो गलत चीज़ है। दूसरा कह रहा है समस्त नागरिकों में एक समान विचारों को प्रोन्नत करना, ये तो ठीक है। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समरूपी गुणों में परिवर्तित करना। व्यक्तिगत विभिन्नता है तो समरूप गुणों में कैसे करेंगे? कुछ ये सही है ऑप्शन ए, लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना, तो जब स्वतंत्रता आ गई तो उसमें तो ये तो आइए गया समस्त नागरिकों, है ना, कि समान विचारों को प्रोन्नत करना। समान विचार तो फिर नहीं हो पाएगा, किसी समस्त नागरिक का विचार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आप कहाँ हैं, प्रजातांत्रिक शैक्षणिक पद्धति की बात कर रहे हैं, तो ये भी गलती है। अर्थात किसी हजारों व्यक्ति हैं, 10 या 20 बच्चे हैं और सबका विचार एक समान हो, ऐसी नहीं। प्रजातांत्रिक में है कि सबका विचार अलग हो सकता है, सबकी चॉइस अलग हो सकती है, सबको अलग अलग चीज़ खाने का बोलने का मन हो सकता है, सब अलग अलग जगह घूमने का मन हो सकता है। इसीलिए उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता का समावेश करना। अर्थात उत्तरदायित्वपूर्ण मतलब देश को कैसे आगे बढ़ाना है, उत्तरदायी लेना होगा, किस प्रकार के प्रश्न किसके साथ करना है, किन के साथ कैसा व्यवहार करना है, किसी जात पात के आधार पर भेद नहीं करना, ये उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता है। इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 13 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षा दर्शन के अनुरूप विद्यालय होने चाहिए। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप, सामाजिक विरासत को अंतिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाला, विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचार उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले, युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले। 13 नंबर का सब देखिए आपको लगेगा कि सही है, लेकिन आप गौर कीजिए, वर्तमान सामाजिक संस्थाओं के प्रतिरूप ये नहीं होगा। सामाजिक विरासत को अंतिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, कोई ज़रूरत नहीं है। सामाजिक जो विरासत है अंतिम पीढ़ी तक पहुंचाने वाले, ये इसमें
देखना ये होगा आपको कि सब आपको सही लगेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक कौन है। आधुनिक शिक्षा दर्शन और रूप विद्यालय होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले, जो सामाजिक जागरूकता अभी है, ये तो सामाजिक विरासत वाला बात इसमें भी आ गया। विशेषज्ञों द्वारा पूर्व विचार उद्देश्यों के अनुरूप शिक्षण करने वाले, अर्थात ये भी कुछ न कुछ इसमें आता है। अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि युवकों में सामाजिक जागरूकता पैदा करने वाले जैसे अनुरूप विद्यालय होने चाहिए, ताकि भविष्य में हमारा देश जो होगा वो इसी सामाजिक विचार के आधार पर जागरूक होते हुए जो हमारा समाज है उसके आधार पर फैसले लेंगे, चाहे वो मंत्री बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जिस प्रकार बड़े नेता बने, सीएम बने, डीएम बने, जो भी बने, तो वो हमारे समाज के जो रूपरेखा है उसके आधार पर वो फैसले लेने में सक्षम हो, इसी तरह होनी चाहिए। चलिए, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 13 के बाद 14 नंबर हो गया आपका, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, छात्रों की समस्त क्रियाओं को सक्रिय बनाने वाली सामग्री, शिक्षण के लिए उपयुक्त समस्त सामग्री एवं विधियां, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव, विद्यालय द्वारा छात्र को विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान अर्जन। 14 का देख लीजिए, एक विद्यालय, समझिए जरा सा इसको, एक विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक है, विद्यालय द्वारा संगठित छात्र अनुभव। चलिए, 14 के बाद 15 नंबर सवाल साथियों, इसमें देखिए कह रहा है, पाठ्यक्रम का वह भाग जो छोटे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित किया जाता है उसे कहते हैं अध्ययन कार्यक्रम, सामान्य शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा कहते हैं इसको, जो बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करे, जो हमारे बच्चे प्राइमरी में हो, एलकेजी में हो, यूकेजी में हो, नर्सरी में हो, उनके लिए जो आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो शिक्षा तैयार की जाती है, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसे सामान्य शिक्षा कहते हैं। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 15 के बाद 16 नंबर देखिए, कह रहा है 16 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। प्रायः सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य शिक्षा जो हमारे सामान्य पाठ्यक्रम है ना, उसके आधार पर छात्र के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है उसे उचित रूप में प्रदान किया जाए, छात्र को उसके द्वारा चयनित कार्य क्षेत्र के लिए तैयार किया जाए, छात्र को नागरिकता एवं सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, छात्र को भारतीय संस्कृति धरोहर की ओर उन्मुख किया जाए। कौन सा इसमें सही होगा साथियों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। छात्र को नागरिकता और सामाजिक कुशलताओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। नागरिकता मतलब बहुत बड़ी चीज है ये वर्ड, क्योंकि देश के लिए एक ऐसा नागरिक उसे तैयार किया जाए जो कल चल के भविष्य का नेता बन सकता है, भविष्य का डॉक्टर, भविष्य का इंजीनियर, भविष्य का आईपीएस, भविष्य का डीएम, भविष्य का एसडीओ, बीडीओ, कुछ भी बन सकता है। तो वो नागरिकता जैसे ही वर्ड लग गया तो वो निश्चित है कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए फैसले लेने में सक्षम हो हमारे बच्चे, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। देखिए ये सवाल, वर्तमान समय में सोशल स्टडी शब्द का तात्पर्य है सोशल साइंसेज का पर्यायवाची एक ऐसा विषय जिनका संबंध मानव व उसके पारस्परिक संबंध से है। सोशल एजुकेशन एवं सोशल लिविंग से मिलता जुलता शब्द, सोशल लिविंग का समानार्थी शब्द। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सोशल स्टडीज मतलब होता ही है सामाजिक ज्ञान, तो समाज की ईच एंड एवरी पार्ट को जानना, तो हमारे बच्चे सब यहाँ जानते हैं। अर्थात मानव व उसके पारस्परिक संबंधों, है ना, समाज में रहने वाले मानव और उसके पारस्परिक संबंधों के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लेना, यही सोशल स्टडीज का तात्पर्य है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। 18 नंबर सवाल देखिए, विकास की प्रक्रिया परिचालक होती है परिपक्वता द्वारा, पोषण द्वारा, दोनों, कोई नहीं। विकास की प्रक्रिया परिचालक होती है ना, कौन होती है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अर्थात जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा है, नन्हा सा बच्चा है, और नन्हा सा बच्चा में ये बच्चा बड़ा हो गया, ठीक है, अब बच्चा बड़ा हो गया ये, तो इसके अंदर जो मानसिक विकास है वो अगर वृद्धि हुआ तो इसका विकास कहलाता है। देख लीजिए, विकास दो प्रकार का है, एक वृद्धि और एक विकास। और शारीरिक जो अभी विकास हो रहा है, शरीर जो बढ़ रहा है वो वृद्धि कहलाता है।
तो यहाँ कहता है विकास की प्रक्रिया परिचालित होती है, यहाँ परिचालित लिखना चाहिए, परिचालित होती है। कैसे होती है? तो परिपक्वता द्वारा। अगर परिपक्व हो गया बच्चा, उम्र बढ़ गया, तो निश्चित है इसकी माइंड भी बढ़ गई और वो एक्टिविटी बच्चा जैसा नहीं, अब बड़ा जैसा करने लगा। दूसरा पोषण द्वारा। अब परिपक्व कैसे होगा? तो जब तक भोजन अच्छी तरह से नहीं मिलेगा तो माइंड भी डेवलप नहीं करेगा। शारीरिक विकास तो होगा लेकिन मन भी विकास होना चाहिए। तो माइंड डेवलप किया तो उससे भी बच्चों में परिवर्तन आ गया। जो बच्चा आज 5 साल का था वो बच्चा 15 साल का जैसे होता है तो वो एक्टिविटी चेंज हो जाता है। वो अब समझने लगा बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना है, छोटों के साथ क्या करना है। यहाँ पे तो हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहता था, लेकिन यहाँ बिल्कुल शांत स्वभाव का होने जा रहा है। इसलिए सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा। 18 के बाद 19 में कह रहा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, मानसिक योग्यता एवं भिन्नता, यो नहीं होगा, योग्यता एवं भिन्नता, और फिर यहाँ पे दे रहा है पोषण एवं वातावरण, उपरोक्त सभी सब हो जाएगा। जैसे पोषण भी अगर यदि जैसे बच्चों का होगा, अर्थात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स जो भी है उसे अगर अच्छी तरह से लिया हो तो निश्चित है पोषण हुआ। और वातावरण उसे अच्छी तरह मिल गया, जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अच्छी ज्ञान उसे मिला, तो ये भी सही है। मानसिक योग्यता एवं भिन्नता, मानसिक योग्यता, मन की जो योग्यता है और उसके अंदर जो विभिन्नताएं हैं उसके आधार पर भी वो भी प्रभावित करते हैं, वो भी बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सब ग्रंथियाँ हैं जो उसको बच्चों से एडल्ट की ओर ले जाती है। तो बहुत ये सब हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, अर्थात सभी। 20 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? इसमें गलत चुनना है। 3 गो में कोई गलत है क्या? देख लीजिए ये कौन सही है। चलिए, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है। दूसरा है लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है। तीसरा है मानसिक रूप से लड़के लड़कियां की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं। तो इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन सी इसमें गलत है। चलिए देखिए साथियों, ये तीनों में से कोई नहीं गलत है, अर्थात सब सही है। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों की अपेक्षा जल्दी विकसित होती है, जैसे ही सही चीज है। लड़कियों का शरीर जल्दी विकसित होता है। लड़कियां अपेक्षाकृत शीघ्र परिपक्वता प्राप्त करती है, ये भी सही है, थोड़ा सा परिपक्व जल्दी हो जाती है। मानसिक रूप से लड़के लड़कियों की अपेक्षा पहले विकसित होते हैं, ये भी सही है, अर्थात कोई इसमें गलत नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन होगा। चलिए 20 के बाद 21 नंबर सवाल है साथियों। 21 नंबर सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो बालक संतुलित आहार लेते हैं उनका शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है, मानसिक विकास उचित ढंग से होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास उचित ढंग से होता है, बौद्धिक विकास उचित ढंग से होता है। जैसे ही शारीरिक और मानसिक आ गया तो बौद्धिक इसी में है, इसीलिए सी ऑप्शन होगा। ये भी इसी में आ गया, ये भी इसी में आया, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। संतुलित आहार जब लिया, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट उचित ढंग से बच्चों को अगर आप खिलाए तो निश्चित है बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास उचित ढंग से होता है और वो बच्चे देश के लिए ज़्यादा प्रखर होते हैं और ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसीलिए बच्चों को भोजन संतुलित रूप से कराइए। सिर्फ चावल मत खिलाते रहिए, सिर्फ दाल मत खिलाते रहिए। चावल, दाल, रोटी, चना, मटर, ये सब, काजू, किशमिश, फल, ये सब आप फ्रूट्स वगैरह संतुलित रूप से दीजिए। तो चलिए देखिए बच्चों में कैसे अंडा, मांस, मछली भी, दूध वगैरह, तो बच्चों में कितना अच्छा विकास होगा। और इतना जान लीजिए 6 माह तक तो माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है बच्चों के लिए। जो बच्चा नौनिहाल है, जो बच्चा आज जन्म लिए हैं, तुरंत उसे माँ का गाढ़ा पीला दूध पिलाइए, बच्चा का शरीर बहुत ही सुंदर और सुडौल होगा और ज़्यादा वो बच्चा जो है सो बहुत मेधावी भी होगा। चलिए, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 21 के बाद 22 नंबर सवाल साथियों बहुत अच्छा है। कह रहा संतुलित आहार में शामिल है, अभी बोल रहे थे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा सभी है, ये तो जानते ही हम लोग सब है। 23 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। ये पारिवारिक वातावरण में जो कारक व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं वह हैं, कौन कौन है? घर में बच्चों की संख्या, शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध। जैसे घर में बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा है, कहीं किसी परिवार में अगर 5 बच्चे हैं तो उसी में बच्चों की संख्या है तो किसी बच्चे को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हम दो हमारे दो, ये जो लोगों कहावत है, हम दो हमारे दो,
तो ये सरकार की जो ये एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपने कैसे जैसे अपने देश की जनसंख्या को घटा सकते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपने बच्चों को भी सीमित रखें, अर्थात 2 आप हैं तो आप 2 ही बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची को पैदा करें और फिर उसी से 2-2 बढ़ेंगे तो वो आप ज़्यादा उसे आप शिक्षा दे पाएंगे। बच्चों में घर में बच्चों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो एजुकेशन कम हो जाएगा। शिक्षा का स्तर एवं शारीरिक संबंध, शिक्षा का स्तर अगर गिरेगा तो निश्चित है भोजन नहीं मिल पाएगा, बच्चे अच्छी ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मानसिक रूप से उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ेगा, इसीलिए वो देश के लिए खतरा है। इसीलिए क्या होगा, सी बौद्ध हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर सेकेंड लास्ट है, विद्यालय में यदि पक्षपात का वातावरण है तो इससे क्या होगा, किसी जात के विशेष प्रति झुकाव होना और किसी को प्रताड़ित करना, किसी गरीब के प्रति झुकाव होना और अमीर को प्रोत्साहन देना और गरीब को प्रताड़ित करना, ये चीज़ अगर होता है विद्यालय में तो क्या होगा उसका बुरा असर। इससे बालक का शैक्षिक विकास अवरुद्ध होगा, इससे बालक का सर्वांगीण विकास होगा तो बिल्कुल नहीं, काट दीजिए। इससे बालक में असुरक्षा महसूस होगी या भावना आएगी, इससे बालक का नैतिक विकास अवरुद्ध होगा। देखिए नैतिक विकास की बात तब होगी जब शैक्षिक विकास, ऑप्शन ए। इसीलिए अपने विद्यालय में कभी भी पक्षपात ना कीजिए, गरीब अमीर जात पात नीच जाति उच्च जाति सबों के साथ समान व्यवहार करते हुए, एक शिक्षक होने के नाते हम सबों को समान व्यवहार करते हुए सबों से लाड़ प्यार के साथ शिक्षा देनी चाहिए। अर्थात अगर पक्षपात की बात होगी तो इससे बालक में शैक्षिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा और बच्चा विकास नहीं कर पाएगा। नहीं विकास करेगा तो ये नहीं समझिए कि उस समाज को या उस परिवार को ठेस पहुंचेगा या वही उसकी गति रुक जाएगी, देश की गति रुकेगी, हमारे देश की गति रुकेगी। एक बच्चा न जाने क्या कर सकता है, इसीलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 25 विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे है ना, समृद्धि मतलब वृद्धि, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, विलोमार्थक हैं, भिन्न हैं। कौन सा है, भिन्न है। क्योंकि हम बताए थे ना विकास 2 प्रकार का, एक वृद्धि और एक विकास। तो मानसिक रूप से मैंने मन विकास कर रहा है तब विकास करिए है ना, और अगर यदि शरीर विकास कर रहा है, शरीर बढ़ रहा है तो ये वृद्धि कहलाता है। तो ये एक दूसरे से भिन्न है, अर्थात सी ऑप्शन चलेगा। ये मन का विकास है, मन विकास कर रहा है। अगर कोई बच्चा अगर आज 5 साल का है, 10-15 साल भी हुआ, एक ही जैसा मन है, उसी तरह बचपना है, तो विकास नहीं हुआ, वृद्धि हो गया। लेकिन अगर वृद्धि बच्चा अगर किसी का कोई अगर 5 साल का 10 साल का, शरीर छोटे रह गया और उसका माइंड डेवलप कर गया तो विकास हुआ लेकिन वृद्धि नहीं हुआ। इसीलिए दोनों एक दूसरे से भिन्न है। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, अगर पहली बार आप मेरे वीडियो पर जुड़े हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आप पहला नहीं देखे हैं, इसके पहले हम महात्मा गांधी, जॉन डीवी साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब सबों के ऊपर मैं वीडियो बना के डाला हूँ। 75 सवाल जो डीएलएड का आने वाले हैं उसके आधार पर वीडियो डाला हूँ, उसको देख लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट 1 है जिसे मैं शुरू किया हूँ और पर डे प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।